This conference will now be recorded. So, guys, yesterday we talk about the first unit of Indian sweets, the sugar and its constituents, and we studied about all sugar, the sugar points, the when we give heat to the sugar, the turning points of sugar, so the heating effect of sugar. So we talked about all these things. Today we are going to touch on a topic of Bengali sweets. तो आज हम आपको बंगाल की सैर करवाते हैं, जो कि आपकी इंडियन स्वीट्स की दूसरी यूनिट है, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ बंगाली स्वीट्स, रॉ मटेरियल यूज्ड इन बंगाली स्वीट्स, and the introduction and historical effect of Bengali sweets. So today we are going to touch on the topic of Bengali sweets. Hope you will all enjoy this. After ending of this session, you all are able to tell about the introductory part of Bengali sweet. What are the historical influence of this, and what is the major of why the Bengali sweets are famous worldwide. So let me start the session. uh, देखो, जैसे ही हम बंगाल की बात करते हैं ना, तो द फर्स्ट थिंग अराइजेस इन आवर माइंड इज रसगुल्ला. जस्ट इफ वी टॉक अबाउट द बंगाली स्वीट्स, है ना. मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं, तो अ, बंगाल जो है, बंगाल बेसिकली हमारा अ, बहुत ही बंगाल की जो हिस्ट्री है ना हमारी, सारी जगह पे बहुत ज्यादा फेमस है. क्यों? क्योंकि बंगाल जो है सबसे पहले जो समृद्ध हुआ था ना इंडिया में, वो बंगाल था. ठीक है ना. मतलब कि आज भी ऐसा माना जाता है कि जो बंगाल एक बार चला जाता है ना, उसका लौटना बड़ा मुश्किल होता है वहां से. जैसे कि वहां पे यूजुअली बंगाल में हर एक का रूल रहा, हर एक जाति का रूल रहा, हम कह सकते हैं. फॉरेनर्स ने वहां पे सबसे ज्यादा स्टे किया. आज भी वहां पे फॉरेनर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे बंगाल में. तो उनके कारण, मतलब कि अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांतों के वहां पे स्टे के कारण, बंगाल की जो क्यूजीन है वो बहुत ज्यादा वेरिएंट, बहुत ज्यादा डायनामिक हो गई अपने नेचर में, जिसके कारण वो बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस है. बट एक चीज है जो कि बंगाल को सारी क्यूजीन से अलग करती है, दैट आर द स्वीट्स ऑफ बंगाल. स्वीट्स ऑफ बंगाल आर वेरी मच फेमस अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स न्यूट्रिफिक फैक्ट्स, ड्यू टू द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, और कुछ वहाँ का टेस्ट और कल्चर भी थोड़ा अलग है इसी कारण. तो सबसे पहली बात, बंगाल की अगर क्यूजीन की हम बात करते हैं, तो बंगाल में क्योंकि देखो, बंगाल जो है पूरा का समुद्र तल से जुड़ा हुआ शहर है. तो बंगाल के अंदर जो है हमारी जो सी के अंदर जो हमारी वनस्पतियां होती हैं वो ज्यादा यूज होती है. तो बंगाली क्यूजीन में जो मछली होती है उसका यूज बहुत ज्यादा है. ठीक है. बंगाली क्यूजीन में मछली जो है, दैट इज नोन एज द वेजिटेबल्स ऑफ सी, द वेजिटेबल्स ऑफ ओशियन. तो बंगाली लोगों के लिए मछली एक वेजिटेबल है. दे यूज द फिश एज वेजिटेबल्स. ठीक है ना. सेम एज फ्रेंच पीपल्स. अगर मैं फ्रेंच पीपल की बात करूं, दे दे द फिश इज नोन एज द फ्रूट ऑफ ओशियन. तो ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम नॉर्थ साइड के ट्रॉपिकल रीजन वाले मछली को नॉन वेजिटेरियन समझते हैं, बट बंगाल वाले उसको वेजिटेबल समझते हैं, ओशियन से आने वाली सब्जी समझते हैं. और फ्रेंच पीपल वही फिश को फ्रूट समझते हैं. दे कंसीडर फिश एज अ फ्रूट. तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस होता जाता है क्यूजीन्स में. ठीक है ना. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल में फॉरेनर्स का, और जो पेनिट्रेट करते हैं पीपल अपनी जगह छोड़ के और दूसरी जगह पे जाके रहना, ऐसा बंगाल में बहुत होता था. मतलब कि वहां से ना लोगों को ना बिजनेस
और पैसा कमाने का ज़रिया बहुत मिलता था बंगाल में लोगों को, इसलिए लोग बंगाल में जाना ज़्यादा पसंद करते थे। आप हर एक उसके अगर आप बंगाल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आपको हर एक जाति, हर एक प्रांत का बंदा बंगाल में मिलेगा। और एक ऐसा माना जाता है, मतलब कि ऐसी कोटेशन भी बनी हुई है बंगाल को लेके कि एक बार जो बंगाल के गेट से एंटर करता है, तो उसको वापस आने वाला गेट नहीं मिलता, वो वहीं कहीं होके रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी चीज़ का कि वहाँ कुछ तो ऐसा है कि बंदा वहाँ जाने के बाद वापस आने की करता ही नहीं है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं हर एक इसमें हमारा फूड एंड कल्चर इम्पैक्ट होता है, फूड एंड कल्चर का रिलेशन देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊँ इसकी अ, सबसे पुरानी अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ पे जो आज तक मतलब कि हिस्ट्री से लेके आज तक कुछ चीज़ें बहुत फ़ेमस हैं। जैसे कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है अभी जस्ट एक वहाँ पे ना कॉफ़ी हाउस है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडियन कॉफ़ी हाउस। येस, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये बहुत पुराना है। ये ना बंगाल का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके पास इसकी सबसे पहली ब्रांच बनाई गई थी, जब ब्रिटिशर्स बंगाल के अंदर रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में जब कॉफ़ी का चलन हुआ था, उस टाइम पे ये इंडियन कॉफ़ी हाउस कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। और ऐसा माना जाता था कि मतलब कि ऐसे ही लोगों ने वहाँ पे धारणा लोगों ने तो क्या स्टूडेंट्स ने ऐसी धारणा बना ली थी इंडियन कॉफ़ी हाउस की क्योंकि वो कॉलेज के पास था। तो ऐसा लोग बोलने लगे थे कि जिस बच्चे ने वहाँ की कॉफ़ी नहीं पी तो वो हमेशा फ़ेल होता है। तो इसकी उसकी सेल बढ़ गई इस कारण से। तो लेकिन नो डाउट कॉफ़ी के अंदर मैजिक है वहाँ की। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी आप जाओ तो वहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना, कलकत्ता जाने का मौका मिले तो। लिटरली आई डोंट नो व्हाट रेसिपी दे आर फॉलोइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग इन द कॉफ़ी, बट द टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉफ़ी वी मेक और कॉफ़ी ऑफ अदर ब्रांड्स। सो एक ये मुझे इंसिडेंट याद आया कलकत्ता का। तो ये हिस्ट्री से चली आ रही है द इंडियन कॉफ़ी हाउस और आज इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे कलकत्ता में। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री से ही देखिए बंगाल इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, one is ईस्टर्न पार्ट एंड अनदर one is वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट कैसे हुआ? अ, जब ये शासक वो जो था ना हमारे पास, जब एक ही बंदा रूल करता था, मतलब कि डेमोक्रेसी नहीं थी उस टाइम पे, तब ये बँटवारा किया गया था और वेस्टर्न पार्ट में सारे फ़ॉरेनर्स होते थे यूजुअली, तो वहाँ का कल्चर और फूड अलग हो गया था। इसीलिए वेस्ट को बंगाल को 2 भाग में हमेशा देखा जाता है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है? इनके अ, अलग-अलग इनके क्या कहते हैं छोटे-छोटे रीजन हैं, कल्चर अलग है इन यहाँ पे और अलग-अलग सिटी स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो और अगर मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री से ही बंगाल की कि बंगाल में ना जैसे मैंने आपको बताया फिश तो है ही, फिश वहाँ पे यूँ लगा लो फिश की पूजा भी होती है, फिश को बहुत शुभ माना जाता है और फिश की बहुत सारी देयर आर थाउज़ेंड ऑफ डिशेज़ व्हिच इज़ मेड फ्रॉम फिश और इवन दो फिश का कल्चरल इम्पैक्ट भी है। शादी के अंदर अगर फिश हमने एक-दूसरे को गिफ्ट नहीं की, तो वो शादी अधूरी मानी जाती है। मैंने एक बंगाली मैरिज अटेंड की थी मेरे फ्रेंड की, वहाँ पे मैंने देखा जब जैसे हमारे यहाँ पे अ, लड़के साइड वाले लड़की साइड वालों के लिए गिफ्ट्स भेजते हैं। जैसे कुछ-कुछ हमारे रिवाज होते हैं, तो उनके में भी होता है सेम बट उस उन गिफ्ट में वो क्या करते हैं, एक मछली लेते हैं और उस मछली को दुल्हन की तरह सजा देते हैं अच्छे से थाली में और उसको ऑफर करते हैं। और फिर उस मछली की पूजा करके और कुछ उसको बना के खाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं उसका मतलब कि आई डोंट रिमेंबर इट प्रॉपरली बट ऐसा होता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, प्योर वेजिटेरियन होते हैं जो मतलब कि फिश वगैरह नहीं खाते आजकल के इम्पैक्ट के कारण। वैसे कंपल्शन थी फिश गिफ्ट करनी, बट आजकल के इम्पैक्ट के कारण टेक्नोलॉजी और सब कुछ चेंज होने के कारण कुछ लोग हैं जो अलग-अलग धर्म अपनाते हैं, जो नॉन-वेज नहीं खाते। तो वो लोग क्या करते हैं अ, जो संदेश होता है ना, संदेश को फिश की शेप में बना के वो एक-दूसरे को एज़ अ गिफ्ट ऑफर करते हैं। तो फिश
होना कंपल्सरी है। तो फिश एक तो होगा फिश। दूसरा मैं आपको बताऊं, बंगाल में ना कद्दू, कद्दू बहुत सबसे ज्यादा जो क्यूजीन में यूज होता था ना, वो था कद्दू, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री में। आज भी मतलब कि कद्दू का वो लोग कोई पार्ट नहीं छोड़ते थे। कद्दू का फल भी, कद्दू के पत्ते भी, कद्दू की टहनी भी, एवरीथिंग दे यूज। That is the Kaddu is known as because Bengali is another language. तो वहाँ पे भाषा है बंगाल की अलग, तो वो बंगाली लोग कद्दू को बंगाली में कहते हैं कुंगरू। तो वहाँ पे कुंगरू का बहुत इस्तेमाल होता था फिश के बाद। कुंगरू के पत्तों का बहुत इस्तेमाल होता था। कुंगरू के पत्तों, यूजुअली कुंगरू के जो पत्ते होते हैं, मतलब कि जो कद्दू के जो पत्ते होते हैं, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। हल्का सा स्वीटनेस होती है उनमें, और हल्का सा जब हम उनको काफी चबा लेते हैं तो वो हल्के से कड़वे भी लगते हैं। बट द अरोमा एंड ऑल थिंग्स आर वेरी 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 हाई। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ भी बनाना होता है ना, तो वो कद्दू के पत्तों में उसको लपेट के बनाते हैं, सो दैट कद्दू के पत्तों की स्मेल उसमें चली जाए। तो इट इज योर विच कि आप उस कद्दू के पत्ते के साथ ही खाना चाहते हैं, कद्दू के पत्ते को रिमूव करके खाना चाहते हैं, बट कद्दू की स्मेल तो उस प्रोडक्ट में चली जाती है जब हम उसको कुक करते हैं। तो दो चीजें हिस्ट्री में बंगाल की बहुत ज्यादा यूज होती थी। वन इज फिश एंड अनदर वन इज कद्दू। ठीक है ना, और कद्दू का हर एक पार्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे वो कद्दू का। तो ये होता था वहाँ का वो। और इफ आई टॉक अबाउट लुक, दो वहाँ का जो कल्चर था, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फॉरेनर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो वहाँ के लोगों को, वहाँ पे जो सबसे फेमस जो स्पोर्ट्स चलते हैं ना आज भी, वो दो ही हैं, वन इज क्रिकेट एंड अनदर वन इज फुटबॉल। तो इसके कारण इन इस स्पोर्ट्स के कारण, इन दो स्पोर्ट्स के कारण वहाँ के फूड पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है ना, और वहाँ की स्वीट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। सो yeah, I am getting one more very interesting thing from the history of Bengal. That is, have you ever listened the name of Flurys? Flurys, Flureys. Flurys. Flurys is a restaurant. No, yeah, we can say it a restaurant. Flurys is a restaurant there. और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये फॉरेन रिटर्न्स थे। थे वो इंडियन ही, बट दे आर द फॉरेन रिटर्न्स। वो काफी साल फॉरेन में रह के आए थे, और आने के बाद बंगाल में वो बस गए थे। पति पत्नी थे दो। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ जे जे करके था उनका नाम। जे जे तो मुझे याद है, बट आगे का नहीं याद आ रहा, सॉरी। मैं मुझे जैसे ही रिकॉग्नाइज होता मैं आपको बताता हूँ। तो फ्लूरीज उन दोनों पति पत्नी ने मिलके खोला। दे आर द स्विट्जरलैंड रिटर्न्स। वो स्विट्जरलैंड से आके बंगाल में रुके थे, और फ्लूरीज उन्होंने खोला। फ्लूरीज भी देखो हिस्ट्री से लेके आज तक बंगाल में आपको मिलेगा देखने के लिए, कलकत्ता में ही। इसके अलग अलग ब्रांच है। तो उन्होंने यूजुअली फ्लूरीज वो क्या करते थे, 1969 से वो चला रहे हैं फ्लूरीज को। लेकिन उनकी जो फर्स्ट चेन जो मानी गई थी वो 1927 में एस्टेब्लिश हुई थी। फ्लूरीज बेसिकली है क्या, फ्लूरीज उन्होंने क्या किया इसके अलग, ये बेसिकली इन्होंने 3 रूम्स में बनाया हुआ है फ्लूरीज को। फ्लूरीज को इन पति पति ने 3 रूम्स में बनाया, जिसमें कि एक इन्होंने डाली जिस सारी फॉरेन आइटम्स, दूसरी इन्होंने डाली इंडियन आइटम्स, और तीसरे रूम में डाली इन्होंने फ्यूजन ऑफ फॉरेन एंड इंडियन आइटम्स। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, और बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मुझे एक डिश इनकी याद आ रही है फ्लूरीज की। आपको कभी मौका मिले तो फ्लूरीज भी आप जरूर जाइएगा। आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे फ्लूरीज में जाके। लाइक फ्लूरीज की एक मुझे डिश याद आ रही है, फ्यूजन डिश। मशरूम की थी वो। मशरूम से उन्होंने कुछ बनाया था, एंड मशरूम को क्या कर रखा था, स्टफ कर रखा था, स्टफ्ड विद चीज एंड चॉकलेट। So उन्होंने, I am not remembering the name of the dish, but the dish is very unique and fusion of Indian and foreign culture. तो एक नई इन्होंने स्वीट बनाई थी, दैट इज वेरी फेमस। और फ्लूरीज को आप देखोगे ना, उनका रिवेन्यू इतना तगड़ा है कि हाई टी, वहां पे लंच डिनर की तो कोई बात ही नहीं देखता। सुबह शाम की चाय पे इतनी भीड़ होती है, जैसे पता नहीं क्या लोग टूटे पड़े रहते हैं वहां पे। तो ये दो चीजें मुझे याद आई थी जो बंगाल की हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज बताती हैं, आज भी बंगाल की हिस्ट्री को अपने मुंह से बताती हैं अगर आप वहां जाएंगे तो। द कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस एंड फ्लूरीज। सो बेसिकली
बेसिकली देखिए हम लोग खाना पकाते हैं, वी आर द शेफ। हम खाना पकाते हैं, हम खाना किस लिए पकाते हैं, है ना? हम खाना नो हम खाना पकाते हैं हम खाना किस लिए पकाते हैं? हम खाना देखिए खाना ना एक ज़रिया है, ठीक है? मेरा मानना ये है कि खाना एक ज़रिया है। खाना क्या ज़रिया है? हम सबको एक-दूसरे से जोड़ने का, ठीक है ना? हम लोगों को लोगों से जोड़ने का, हम लोगों को ज़मीन से जोड़े रखने का और नए रिश्ते बनाने का। तो खाना हमेशा से इंडिया में एक ज़रिया माना गया है। हम देखो, हम आज भी एक चीज़ फ़ॉलो करते हैं ना, हम अपने घरों में गेस्ट को बुलाते हैं, सिर्फ़ किस लिए? खाने के लिए। किस लिए? बिकॉज़ खाना एक-दूसरे को जोड़ता है, नए रिश्ते बनाता है। तो वी आर डूइंग अ वेरी पाइस्ड थिंग इन आवर लाइफ इफ वी आर अ शेफ और इफ यू आर मेकिंग अ फूड, राइट? So, और बेसिकली द फूड फॉर पीपल इज़ ऑल अबाउट जायका, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि इफ यू आर अ शेफ तो क्या कर रहे हैं आप, है ना? वी आर कनेक्टिंग द पीपल। आप एक बात देखो, अगर आपको कोई बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, तो भले ही आपको शेफ़ का नाम नहीं पता, यू डोंट नो द नेम ऑफ द शेफ़, यू डोंट नो द ये किसने बनाया है, बट आप कितनी दुआएँ देते हैं उसको, है ना? कि भई क्या खाना बनाया, क्या डिश थी, कितना बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो वो क्या है, यू आर कनेक्टिंग बाय हर्ट टू अनदर हर्ट। है ना? तो दैट दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ आवर प्रोफेशन, दैट इज़ द प्योरिटी। और ये चीज़ बंगाल में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। दो बंगाल जो है, बंगाल एक अपने आप में ही हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। सो अ, ये तो थी एक छोटी-सी हिस्ट्री बंगाल की। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट एंड आई होप यू आर एन्जॉयिंग visiting Bengal virtually with me. So, uh, yeah, ऑन स्क्रीन मैंने आपको इससे हट के बहुत सारी बातें बताई हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो स्क्रीन पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बंगाली स्वीट्स। बंगाली स्वीट का मैं आपको बताऊँ, बंगाली स्वीट बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ों का मेल है और कुछ भी नहीं था बंगाली स्वीट्स का, बट वो 3 चीज़ें ही ऐसा जादू बिखेर के रखी हुई हैं पूरे विश्व में कि अगर स्वीट्स का नाम आता है, तो हमेशा बंगाल का नाम सबसे पहले नंबर पे रहता है। एंड द 3 थिंग्स आर गुड़ या मोलेसेस भी कह सकते हैं आप। शुगर कंस्टिट्यूएंट्स मैंने कल आपको मोलेसेस समझाया था। तो दैट इज़ गुड़, अनदर इज़ कोकोनट एंड द थर्ड वन इज़ छेना। Chena, dhap, we can say milk and milk products. So these three things are creating a magical impact on world and people's heart in the name of sweets. So ये कैसे हुआ? अब देखिए जो बंगाली स्वीट्स है ना, मैं आपको बताऊं रसगुल्ला, हम रसगुल्ला की बात करते हैं। रसगुल्ला इज प्योरली द ओरिजिन ऑफ बंगाल। रसगुल्ला अगर देखा जाए ना, रसगुल्ला इज हाईली न्यूट्रिफिक फूड फॉर अस। रसगुल्ला बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिफिक है हमारे लिए कंज्यूम करना। दो हम उसको ये सोचते हैं कि चाशनी में पूरा डुबो के रखते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। नो, रसगुल्ला इज वेरी 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 मच कूल फॉर आवर बॉडी। हाउ? सिंपल बात है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क न्यूट्रिशंस, है ना? दूसरा, इट इज कंसिस्ट ऑफ शुगर। शुगर की यूज मैंने आपको कल बताया। अगर हम शुगर को एक लेवल तक लेते हैं, एक प्रॉपर कंज्यूम करते हैं उसे, तो दैट विल एनहांस आवर बॉडी, दैट विल गिव इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी, दैट विल गिव इंस्टेंट energy to our brain, that will help to maintain our blood circulation. So इसीलिए रसगुल्ला बहुत ही पौष्टिक है, ठीक है ना? नो डाउट आजकल मिलावट करने लग गए, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि नहीं है। बट हाँ, अगर ऑथेंटिक रेसिपी से आपने रसगुल्ला बनाया है तो रसगुल्ला इज वेरी पौष्टिक आहार, ठीक है? तो ऐसे ही जो बंगाल की जो स्वीट्स हैं, वो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, द प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ स्वीट्स इन बंगाली क्यूजीन कैन बी नोटेड थ्रूआउट हिस्ट्री। एशियंट बंगाल वाज नोन एज गूढ़ा बंगा। जो बंगाल का जो पहला पुराना नाम था, दैट इज गुड़ाबंगा, अ नेम बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड द टर्म ऑफ गुर,
मतलब कि ये जो नाम भी रखा गया था ना, गुड़ के ऊपर ही रखा गया था, that is molasses, and harvested in abundance in the region. The early Bengali sweets were made from the delicious jaggery or molasses and coconut. The practice of using chana came much later with the colonial invasion. uh, अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तीन चीज जो थी वो हिस्टोरिकल फेमस है इन बंगाली स्वीट्स की। लेटर ऑन उस उनके रॉ मटेरियल में चना भी ऐड हुआ, तो चना की स्वीट्स भी वो बहुत ज्यादा बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद मोंडा, पीठे, पायस, इस तरीके की बंगाली स्वीट्स बहुत फेमस हुई। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको बताया गया है, पीठे मेड फ्रॉम द राइस फ्लावर एंड जैगरी एंड हैविंग अ स्वीट स्टफिंग ऑफ द कोकोनट एंड शुगर वर क्वाइट पॉपुलर बिफोर द chena conquered the taste buds. There were several sweets made from khoya and kheer, which are the Bengali names for milk solid and condensed milk respectively. Sweets like nadu, moya, and takti were popular in ancient Bengal. The use of different fruits to make a variety of sweets were also prevalent. Basically ये यहाँ पे तो कुछ स्वीट्स के नाम हमने बताए हैं कि पिट्ठे, खोया एंड खीर, नाड़ू और मोया, तख्ती, तो इस तरीके के वहां पे बनाए जाते थे स्वीट्स। बेसिकली सभी स्वीट्स एक कॉमन इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, दैट इज छेना। उन छेना को हम राइस फ्लावर के साथ मिला देते हैं तो वो कुछ और बन जाता है, जैगरी के साथ मिला देते हैं तो कुछ और बन जाता है, शुगर के साथ मिला देते हैं तो कुछ और बन जाता है, तिल के साथ मिला देते हैं तो उसको कुछ और नाम दे दिया। बट the whole concept of Bengali sweet is revolving around milk and cottage cheese, right? So ये है, and the Bengali confectioners then picked up the incredible art of curdling milk and creating mouth-watering sandesh and rasgulla among others. ये जो मैंने ऊपर आपको नाम बताए, ये थे हमारे जो पुराने बंगाली स्वीट्स हैं, पीठे पीठे, खोया खीर, ये जो नाड़ू, मोया, ये जो है। बट लेटर ऑन जैसे ही हमें दूध को गाढ़ा करने की कला पता चली, हमारे हलवाइयों को दूध को गाढ़ा करने की कला पता चली, और दूध को गाढ़ा करते ही, कडलिंग करते ही दूध की, मतलब कि दूध की कडलिंग मतलब दूध को फाड़ते फाड़ते ही उन्होंने निजात किया संदेश एंड रसगुल्ला, राइट। तो यहाँ से हमारी बंगाली स्वीट जो है बहुत वर्ल्ड फेमस होने लग गई, और इसके फेमस होने का एक कारण इसके न्यूट्रिफिक फैक्ट्स भी हैं, that they are very high in nutrifacts. No doubt they are so much mouth watering and tasty. So this is all about the Bengali sweets introduction. I hope you are clear about it. If you have any question regarding the introduction, you can ask. Okay. Now there are some iconic Bengali sweets. Iconic का मतलब क्या होता है? जो कि किसी किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना भाई, बिंदु बन जाए, दैट इज आइकॉनिक। मतलब कि बंगाल का नाम आते ही हमारे अगर हम बंगाली स्वीट्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में दो नाम जरूर आएंगे, रसगुल्ला और संदेश। तो रसगुल्ला एंड संदेश विल इज द आइकॉनिक icon of Bengali sweets. So while the word Bengali sweets is expensive, there are few that have attained cult status not only among Bengalis but in the other part of the country and the world too. Amusingly, some of these sweets have very unique name along the interesting origin stories. So now one by one we will talk about the different sweets and their influence and their stories. तो सबसे पहले हमारे पास है रसगुल्ला। रसगुल्ला हम यहाँ बोलते हैं बंगाल में, इट इज प्रोनाउंशिएटेड एज रोशोगुल्ला। जैसे आप यहाँ पे स्पेलिंग भी देखेंगे, हमने स्पेलिंग भी इसकी अलग लिखी है, रोशोगुल्ला। तो
रसगुल्ला क्या है? रसगुल्ला जैसे कि आप देखें, आप जानते हैं, रसगुल्ला बेसिकली छेना का प्रोडक्ट है, जो छेना से बनाया जाता है। दूध को फाड़ के छेना बनाया जाता है और फिर उसके बॉल्स बना के, रिंकल फ्री बॉल्स बना के, और उसको चीनी के अंदर उबाला जाता है। दैट इज कोल्ड एज रसगुल्ला। अब रसगुल्ला की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें, जो यहाँ लिखी है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखें कैसे हुआ। द नाउ controversial Rasgulla that made Bengal famous on a global map was created by Shri Nabin Chandra Das in a small shop in Bagh Bazaar. बाग बाजार वहां का बहुत फेमस मार्ट है बंगाल का। तो श्री नाबीन चंद्र दास जी ने सबसे पहले रसगुल्ला फॉर्म किया था 19th सेंचुरी में, बाग बाजार के अंदर, राइट। और रसमलाई was invented by Shri Krishna Chandra Das in 20th century. It was he who is responsible for iconic statues that Rasgulla has achieved across the world. So, Rasgulla और रसमलाई हमारी 19th और 20th century में आई थी, which was introduced by Shri Nabin Chandra Das and Shri Krishna Chandra Das, right? Okay. Next sweet, the very famous sweet of Bengal after Rasgulla formed is Ladikni. What is this? It is a cylindrical fried, deep fried sweet made from chena, was possibly named after the Lady Canning, the wife of Lord Canning. The sweet was prepared by the famous sweet maker Bhimnag on her birthday. Bhimnag and Dwarik Ghosh were two of the famous Sandesh makers of Bengal. So, लेडी किनी क्या है? ये पुराना नाम है संदेश का। जो संदेश बनाए गए थे, संदेश जो है वहां के दो बहुत फेमस शेफ रहे हैं संदेश के, जिनका नाम आज भी बिकता है। उनका नाम क्या है? भीमनाग एंड द्वारिक घोष, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छेना को डीप फ्राई करके लेडी किनी बनाई, ठीक है ना। श्री रामकृष्ण पद्म हंसा, ये तो नाम परमहंसा, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। योगी एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर इन बंगाल लव्ड संदेश। श्री रामकृष्ण परमहंस कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल में देवता तुल्य थे। श्री रामकृष्ण परमहंस हंस ऐसे थे जो बंगाल में जो कलकत्ता में जो काली का मंदिर है ना, उनको वो काली साक्षात दिखती थी, और वो काली उनके हाथों से भोजन करती थी, काली माँ, ऐसा स्टोरीज बोलती है। और उनको सारी चीजों का आभास पहले हो जाता था। श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही अपना नाम छोड़ के गए हुए हैं संसार में, और उनको जो भी सपना आता था वो ट्रू होता था, और डेफिनेटली वो जो भी बताते थे वो सच होता था। और ऐसा रियलिटी में वहां के लोगों का मानना है कि इनको ये परमहंस के पुत्र थे, ठीक है। तो वो थे श्री रामकृष्ण, ये बहुत बड़े योगी माने गए हैं, और इनको संदेश बहुत पसंद थे। और ऐसा माना जाता है कि ये काली माता को डेली संदेश खिलाते थे, और संदेश जो बनाते थे वो भीमनाग बनाते थे इनके लिए। तो ये बहुत ही रिलीजियस फिगर है बंगाल की। और रानी रसमोनी, द पैटर्न ऑफ श्री राम कृष्ण Paramhansa, used to carry sweet prepared by Bhimnag whenever she met the yogi. In fact, it is believed that Swami Vivekanand and Shri Ramakrishna met because of their love for Rasgulla. तो ये थी हमारी संदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट।
देन जल भरा संदेश। जल भरा संदेश क्या कहता है? बहुत पुराना है। जल भरा संदेश, जल भरा संदेश या इसको तलसास भी बोलते थे। तलसास, तलसास ये जो था, it is a shaped like a tal or kernel of a palm fruit. The sweet was created on the event of Janma Sashti. Uh, it is filled with the sweet Nolan gur inside and thus got its name. According to the story, when he took his first bite and the sweet juice spilled out. The sweet thus got well known among the Bengalis. Basically, जल भरा संदेश क्या है? ये जो गुड़ है, गुड़ को पिघला के पानी बना के उसका और संदेश के अंदर फिल कर देते थे। ठीक है, तो संदेश के अंदर फिल कर दिया, उसका नाम दिया जल भरा संदेश। तो जैसे ही हम बाइट बाहर से वो दिखने में संदेश दिख रहा है, वी डोंट नो कि इसके अंदर जल भर रखा है इन्होंने, तो गुड़ का जल भर रखा है। तो जैसे ही पीपल विल बाइट दैट, वो जल छलक के बाहर पड़ जाता था। तो दैट देखो हमारी ना इंडिया की, मैं तुम्हें बताऊं, फूड ऐसा एक चीज है, वी कैन मेक फूल विद फूड एनीवन वेरी इजीली। हम खाने से किसी को भी बहुत इजीली बेवकूफ बना सकते हैं। तो ऐसे ही ये जल भरा संदेश एक एग्जाम्पल है, हाँ, फूलिंग द पीपल, बिकॉज वी डोंट नो कि अंदर क्या है। बाहर से दिखने में चीज बड़ी डिलीशियस लग रही है, बट उसके अंदर क्या होगा वी डोंट नो। तो हम बहुत इजीली किसी का भी फूल बना देते हैं। जैसे हरियाणा में मैं आपको बताऊं, हरियाणा में क्या होता था, जैसे शुरू से हरियाणा में यूजुअली ऐसा हरियाणा में होता है कि जीजा साली का रिश्ता ना बड़ा मजाक वाला माना जाता है। तो पुराने जमाने में क्या करती थी लड़कियां ना, बड़ी थोड़ी शैतान होती थी। वो क्या करती थी, जैसे ही जीजा उनके आते थे ना, तो रोटी के अंदर रुई भर देना, रुई भर भर के उसको बेल के वो बना देना, या सब्जी के बीच में ना थोड़ी सी मिर्च रख देना अलग से। तो वो क्या होता था, देखो वो बेचारे जो उनका जीजा जी आता था, उसको तो पता नहीं होता था कि इसके अंदर क्या कर रखा है, वो खा जाते थे उस फूड को। तो इसीलिए तब से ये मतलब कि ये कहा जाता है कि हम खाने से किसी को भी बहुत इजीली बेवकूफ बना सकते हैं, बिकॉज पीपल नेवर नो कि हमने क्या किया उसमें, है ना। बनाने वाले को ही पता है बस कि हमने क्या किया उसमें। तो ये है जल भरा संदेश। इसके बाद सिंपल संदेश, आपको पता ही है, गुड़ और छेने का मिक्सचर जो होता है सिंपल संदेश होता है हमारा। ठीक है, सिंपल संदेश बेसिकली एक छेने का और गुड़ का मिक्सचर है, जिसको हम संदेश बोलते हैं। और Pranhar, Soul Stealer, and Aber Kabu, which translates to Will It Again, are two of the most prominent sweets. Muchak or honeycomb named Sandesh is made from the milk and sweet corns but bear a prominent taste of honey. यूजुअली जो था ना, गुड़ अब यूज करने लगे हैं संदेश में, पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनली संदेश बनाए जाते हैं, वो हनी से बनाए जाते थे और छेना से। हनी किस लिए डाला जाता था, जैसे मैंने आपकी डेट नहीं होती जो कभी नेवर था, जो अ, और शहद एक ऐसी औषधि भी मानी गई है कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट है ना, सबके ना, इसीलिए तो साइंस और आर्ट में लड़ाई रहती है कि फूड साइंस है या आर्ट है, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स ही इतने, हमारे जो रॉ मटेरियल है वो ही इतना पेचीदा है। देखो, अगर शहद को आप गर्म पानी में मिला के पियोगे तो आपका वजन कम होगा, वहीं पे अगर आप शहद को दूध में मिला के पियोगे तो आपका वजन बढ़ेगा। अब कैन यू एक्सप्लेन इट इज एन आर्ट और अ साइंस? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि शहद आर्ट है या साइंस है? और साइंस है तो कैसे है और आर्ट है तो कैसे है?
भाई इसको गर्म पानी में मिला रहे हैं तो हमारा वजन कम हो रहा है, दूध के साथ मिला रहे हैं तो वजन बढ़ रहा है। सो इसीलिए जो बंगाली, हेलो, यस, आर यू सेइंग समथिंग, आर यू सेइंग समथिंग, ओके। तो इसीलिए आज तक लड़ाई है कि मेकिंग अ फूड इज अ आर्ट और अ साइंस। और बंगाली स्वीट्स का तो इसीलिए बंगाली स्वीट इज वर्ल्ड फेमस, बिकॉज बंगाली स्वीट के जो न्यूट्रिफिक फैक्ट्स है ना, वो आम इंसान को नहीं पता, सिर्फ एक शेफ को छोड़ के। शेफ और हलवाई को ही पता है कि बंगाली स्वीट्स के क्या न्यूट्रिफिक फैक्ट्स हैं। जैसे कि संदेश को देखिए, संदेश बहुत ही लाइट है। अगर आप एक संदेश को पीस को उठाएंगे, दैट इज वेरी लाइट, बहुत लाइट है वो। बट उसकी न्यूट्रिफिक फैक्ट देखिए, आपने उसमें छेना डाला है, ठीक है। छेना क्या है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को कर्डल करके, और जिसका प्रोडक्ट बचता है उसका पानी छान के, जो प्रोडक्ट बचता है उसको क्रीम कर देते हैं, वो छेना बन गया हमारा। छेना के अंदर हम शहद डाल के मिक्स करके और अपनी डिजायर्ड शेप में बनाते हैं, उसको बोलते हैं संदेश। अब एक बात देखिए, छेना जल्दी खराब हो जाता है पर शहद खराब नहीं होता, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने स्वीट की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। हमारा स्वीट ज्यादा टाइम दिनों तक चल सकता है ना। तो इस तरीके से बंगाली जो पीपल हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। आज भी वर्ल्ड वाइड अगर हम टैली देखें तो बंगाली पीपल्स आर कंसीडर्ड मोर स्मार्टर इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं बंगाल के लोग, ठीक है ना। वो इसीलिए माने जाते हैं बिकॉज वो हर एक चीज के फैक्ट्स को, फैक्चुअल डाटा को देख के ही काम करते हैं। एज आप स्वीट्स में पढ़ ही रहे हैं, है ना। इन्होंने संदेश बनाया, वेरी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस थिंग। और उसको बनाया किस चीज से? छेना से और शहद से। और शहद ही उसमें क्यों यूज किया? वाई दे डोंट यूज चीनी, वाई दे डोंट यूज शुगर, वाई दे डोंट यूज गुड़, वाई दे यूज शहद? because they looked the nutrific facts, right? Sorry, मेरा जय माता दी बच गया। Okay, so so it is all about sandesh. Yeah, sweets in Bengal is always called as misti, misti, mosti. So misti doi. Misti doi is another very famous sweet of Bengal. मिष्टी दोई बनाना is very difficult। और जितने भी हम ट्रॉपिकल रीजन्स में या कहीं पे भी हम मिष्टी दोई बनाते हैं, मिष्टी दोई हमेशा हम गलत मेथड से बनाते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल मेथड मिष्टी दोई का यूज ही नहीं करता। नहीं तो मिष्टी दोई अगर ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाए ना, उसके टक्कर की डिश नहीं है, उसके टक्कर की स्वीट नहीं है। और उसके न्यूट्रिफिक फैक्ट्स वल्ला करिश्मा है एक तरीके का। तो मिष्टी दोही कि अगर ट्रेडिशनल रेसिपी में आपको थोड़ी सी बताऊं, वो क्या करते हैं, दूध को चीनी के साथ गाढ़ा करते हैं पहले, अच्छे से बहुत गाढ़ा कर लेते हैं दूध को चीनी के साथ। गाढ़ा इन द सेंस खोया नहीं निकालते उसका, बस दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ठीक है ना। और फिर उस दूध को जमाते हैं, जैसे हम दही जमाते हैं वैसे जमाते हैं। दैट इज कोल्ड एज मिष्टी दोही, ठीक है। हम जो रेसिपी फॉलो करते हैं दैट इज झटका रेसिपी। आप बंगाली क्यूजीन के उस्ताद से पूछना, जो भी अभी बंगाली क्यूजीन में है, बंगाली सेक्शन में है, कि व्हाट इज मिष्टी दोई, तो वो आपको ट्रेडिशनल रेसिपी बताएंगे मिष्टी दोई की। एंड अब ये कठिन क्यों है? सुनने में तो इतना आसान लग रहा है कि हमें दूध गाढ़ा करना है चीनी के साथ और उसको जमा देना है। तो कठिन क्या है इसमें? कठिन ये है कि वो दूध जमता नहीं है, उसको जमाने की ट्रिक होती है। देखो ना, आपने चीनी भी डाल दी, आपने दूध को गाढ़ा कर दिया, तो अगर आप उसको जमाओगे तो हो सकता है उसके अंदर बैक्टीरियल इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाए कि वो बिल्कुल खट्टा हो जाए, या हो सकता है बैक्टीरियल इफेक्ट हो ही ना पाए, है ना। दो शुगर एक्ट एज अ फूड ऑफ बैक्टीरियाज। शुगर अगर कहीं पे भी एडिड है ना, तो शुगर बैक्टीरियाज का खाना है एक तरीके का, ठीक है ना। और सॉल्ट अगर एडिड है तो सोल्ट बैक्टीरिया को मारता है।
बेकरी में आप देखना शुगर सोल्ट दोनों चीजें ऐड की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि एक अमाउंट तक बैक्टीरिया पनपे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, गैस छोड़े और वो सोल्ट के कारण मर भी जाए। ठीक है, तो हर एक चीज का साइंटिफिक व्यू भी है हमारे पास हर एक इंग्रेडिएंट का, और फिर एक तरीके से देखे तो ये हमें कला भी लगती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट बंगाली स्वीट्स। आई होप यू गाइस लव दिस सेशन। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज हमने बंगाल की सैर की, हमने जाना बंगाल की हिस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसी शॉप्स बंगाल की जो हिस्ट्री से लेके आज तक चली आ रही है। हमने जाना कि बंगाल कैसे इन्फ्लुएंस हुआ स्वीट्स को लेके, और फिर हमने कुछ इसके फेमस स्वीट्स के बारे में जानकारी ली। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट का सिर्फ एक ही पार्ट आपका बचता है, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ छेना, द प्रोसेसिंग ऑफ बंगाली स्वीट। द प्रोसेसिंग ऑफ बंगाली स्वीट, जो स्टूडेंट जो लर्नर हमारे बंगाली सेक्शन में काम कर रहे हैं, ये उनका होमवर्क है कि प्रोसेसिंग ऑफ छेना लिखेंगे और प्रॉपर वे में सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बैच साइज और इसकी जो डिस्पैचिंग होती है, दूध के साथ हम क्या क्या करते हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, वो प्रॉपर लिख के आप शेयर करेंगे, राइट? So that is all about Bengali sweets. Now, if you have any question and queries regarding the second unit of Indian sweets, you can ask. The platform is open for you. Okay, thank you so much.